और LAC पर चीन कितने कदम पीछे गया? आखिर वो क्या वजह थी जिससे चीन पीछे जाने को मजबूर हुआ? कल चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत में भारत ने कैसे चीन को पीछे धकेला और चीन ने भारत की शर्तों को मान लिया, लेकिन इससे भी चीन की साजिश की बू आती है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या चीन बैकफुट पर गया है या फिर यह ड्रैगन की कोई नई चाल है? लद्दाख के आसमान में दहाड़ते भारतीय फाइटर जेट्स की गूंज बीजिंग तक पहुंच गई। तभी तो पहले कमांडर लेवल की बातचीत के लिए भारतीय सेना को बुलाया और अब खबर यह है कि चीन की सेना LAC से पीछे हटने को तैयार हो गई है। हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे LAC पर चीन झुक गया है। चीन गलवान के इलाके से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। चीन गलवान घाटी के तनाव वाले पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटने को राजी हो गया है। कल LAC पर मोल्डो में दोनों देशों की कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में क्या सहमति बनी, इसकी डिटेल आ गई है। मीटिंग में भारत का रुख बेहद कड़ा था। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने दो टूक कहा कि चीनी सेना अप्रैल 2020 की स्थिति मेंटेन करे। चीन को LAC पर बनाए गए बंकर्स को हटाने होंगे। चीन को डिप्लॉयमेंट पीछे करनी होगी और अगर चीन हिंसा करता है तो उस पर कार्रवाई करने की छूट भारत के पास है। दरअसल इन सभी बारे में बात करते हुए ये कहा गया कि आपने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर उपद्रव मचाया, वायलेंस किया, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई, हमने उसका रिएक्शन दिया और जिसमें आपको भी भारी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ ये कहा कि इसे डिसएंगेज करना होगा और खासतौर पे जो आपकी फॉरवर्ड लाइंस है उसको पूरी तरह से, जो तादाद है जवानों की 3 से 4 हजार की संख्या में गलवान इलाके में, गोगरा में और उसके अलावा पेंगोंगसो में हैवी बिल्डअप है, उसको हटाना पड़ेगा। इस बातचीत में चीन की ओर से कहा गया कि भारत रोड कंस्ट्रक्शन बंद करे और सैनिकों की तादाद कम करे। इस पर भारत का कहना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी सीमा के अंदर कर रहे हैं। अल्टीमेट जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो आखिर में जाके जो भारत चाहता है होना चाहिए और चीन को बार बार कह रहा है, ये है, उसका उद्देश्य ये है, इस बातचीत का 2 स्टेप्स में है। पहली स्टेप है कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं और जो कोई स्टैंड लगाए हैं, कोई स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसको पूरी तरह से जो 4 और 5 मई के पहले जो हालात थे, इसका मतलब है कि जहां कोई चीनी सैनिक नहीं था उस इलाके में, उस हालात को जब तक वो बरकरार नहीं करेंगे तब तक भारत और किसी चीज पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीनी PLA ने हिंदुस्तान के शूरवीरों की ताकत पहचानने में गलती कर दी और 15 जून की रात जिस तरह बिना किसी तैयारी के भारतीय सेना चीन की PLA पर काल बनकर टूटे, उससे चीन के होश उड़ गए हैं। मुझे लगता है कि शुरू की कार्रवाई में चीन धोखा खा गया है। उन्हें लगा था कि हम आसानी से जो है गलवान की घाटी पे कब्जा कर लेंगे और भारत हमको रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो हुआ उससे शायद उनको अपनी जो तजवीज़ उन्होंने बनाई है उसके ऊपर दोबारा से सोच विचार करने को इसे मजबूर कर दिया है। चीन एक विस्तारवादी देश है जो अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाकर उसे झुकाने के लिए मजबूर करता है। अब चीन की आइडियोलॉजी समझिए। चीन पहले तो अपने पड़ोसी देशों का धोखे से जमीन हड़प लेता है और उसके बाद प्रेशर डालकर समझौते के लिए मजबूर करता है। ये समझिए कि हमारी फौजें जो इस इलाके में लद्दाख में तैनात है और अरुणाचल और सिक्किम में भी तैनात है, ये चीन की आइडियोलॉजी से पूरी तरह से वाकिफ है। इनकी जो डॉक्ट्रिन है, जो हम जानते हैं वॉर जोन कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन के नाम से, वो किस तरह से ये उसके ऊपर अमलबाजी करते हैं, उसके अंदर क्या फौजें होती हैं और उनको करने का तरीका क्या है, और उनका जो उद्देश्य है इस डॉक्ट्रिन का, वो पड़ोसी देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के ऊपर हमला करके और इलाका कब्जा करना, और कब्जा करने के बाद में अपनी बात जो है वो अपने पड़ोसी देश से मनवाना। ये एक बड़े सिंपल तरीके से जो बताया जाता है इनकी आइडियोलॉजी है। चीन के पड़ोसियों में भारत न सिर्फ बड़ा मुल्क है
बल्कि भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। आज के समय में भारत के पास न सिर्फ अत्याधुनिक हथियार है बल्कि मजबूत थल सेना भी है। अब आप समझिए आखिर क्यों चीन भारत के आगे होते इंफ्रास्ट्रक्चर से डरा हुआ है। दरअसल अक्साई चीन में हाईवे G219 बनाया गया है। यह हाईवे LAC से करीब 100 किलोमीटर दूर से जाता है, लेकिन गलवान घाटी में यही हाईवे बेहद नजदीक से गुजरता है। इसीलिए चीन गलवान पर अपना दावा कर रहा है। चीन को लगता है कि यदि भारत दौलत बेग ओल्डी तक अपनी पक्की सड़क बना लेता है तो G219 हाईवे जो चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है उस पर चीन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वो जब गलवान घाटी के ऊपर उनकी आंख है, अभी वहां पे एक पॉइंट है पेट्रोल पॉइंट 14, वो है पेट्रोल पॉइंट 14, पोस्ट नहीं है, पॉइंट है। वो पॉइंट 14, 15, 16, 16 अल्फा, 10, 11, 12 ये जितने पॉइंट्स हैं ये तकरीबन मैं कहूँगा तकरीबन LAC के साथ चलते हैं, जिससे कि उसका परसेप्शन में हमें भी मालूम है कि उन्होंने उस पॉइंट को हमारी तरफ नहीं आना है और हमें भी मालूम है कि हमने उनकी तरफ नहीं जाना है। चीन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। चीन को मालूम है इस वक्त हिंदुस्तान बहुत एक जबरदस्त एक ताकत है और वो 62 वाला हिंदुस्तान है, चाहे वो भी 62 वाली चीन नहीं है, लेकिन हम वो जानता है जिस तरीके से वो आ रहा है और जिस तरीके से हरकत कर रहा है वो मिलिट्री कोर्शन है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए ही नहीं है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लेह में है और वो 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही आर्मी चीफ भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बातचीत की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। जनरल नरवणे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। लेह के आसमान में हम लगातार कॉम्बैट एयर ड्रिल्स देख रहे हैं। एयरफोर्स की ओर से बिल्डअप यहां पर पूरी तरह से तैयारी है कि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक हमारे जो वेपन्स हैं, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, सुखोईज हो या फिर चिनूक हो, उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, ले। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल MS नरवणे LAC पर हुई खूनी झड़प में घायल जवानों से मिले। आर्मी चीफ ने लेह के हॉस्पिटल में जाकर इन जवानों से मुलाकात की और जवानों के हौसले की तारीफ की। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं लेह के हॉस्पिटल में किस तरह से घायल जांबाज जवानों से मिलने के लिए गए आर्मी चीफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो जवान घायल हुए थे उनका हाल जाना, उनसे बातचीत की और जाहिर बात है ऐसे में मनोबल, हौसला बहुत ज्यादा जवानों का बढ़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनसे बाकायदा बातचीत करते हुए तस्वीरें हॉस्पिटल के अंदर की हैं। लेह का यह हॉस्पिटल जहां उन्हें इलाज के लिए लाया गया है। और मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त लेह में मौजूद हैं, पिछले काफी दिनों से लेह में वो हैं। अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, आर्मी चीफ जाबाज जवानों से उनका हालचाल जानते हुए काफी मनोबल ऐसे में बढ़ता है जब इन जाबाजों से इस तरह से आर्मी चीफ हॉस्पिटल में जाकर मिलते हैं। तो बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही बताया कि जब आपके आर्मी चीफ खुद आकर आपसे मुलाकात करे तो आप सोचिए कि उनका जो मनोबल होगा कितना बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें ये मनोबल उनका इतना ज्यादा पहले से ऊंचा है कि जब आर्मी चीफ से वो बात कर रहे थे खुद आर्मी चीफ हैरान रह गए कि हमारे जो 18 जवान, आपको बताएं कि जो 15 तारीख को 76 जवान घायल हुए थे, जिसमें 58 जवान जो थे उनको मामूली चोटें आई थी, तो इस वजह से उनको अलग अलग बेसिस में रखा गया और हो सकता है 1-2 दिन में वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। लेकिन 18 जो क्रिटिकल थे वो इस वक्त बता दो जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से बस 200 मीटर की दूरी पर आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पर उन्हें रखा गया, उनका इलाज चल रहा है। और आज जब करीब 1:30 बजे हमारे जनरल साहब यहां पहुंचे तो उन्होंने जाके मुलाकात की, उनके साथ बाकी कमांडर्स भी थे। एक करीब आधे घंटे तक वो यहां पर रुके, उन्होंने सभी 18 जवानों से मुलाकात की, बातचीत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज आप देखिए कि जो जवान है हमारे, उनके अंदर इतना जबरदस्त जोश है कि अभी उन्होंने ये बात कही कि हम बस और 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाने वाले हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि वापस हमें उसी पोस्ट पर तैनात कर दिया जाए। और आप मानना पड़ेगा जो शौर्य है हमारे 16 बिहार के जो जवानों का, उनका जय घोष जो कहते हैं ना कि कर्म ही धर्म है, और साथ ही साथ जो जय घोष है उनका कि जय बजरंगबली, तो वो तैयार हैं जय बजरंगबली का नाम लेके वापस एक बार फिर से चीन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए। तो जब ये खुद उन्होंने सुना, हमारे आर्मी चीफ ने, वो खुद इस बात को लेके बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनके जो जवान है किस कदर अब भी, मतलब उनकी अभी कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इंजर्ड है, अभी भी उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन देखिए वो तैयार है कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर वो वापस पोस्ट में जाकर फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित पालित। और बहुत बड़ी बात अमित बता रहे हैं कि उनका हौसला जवानों का इस कदर है कि वो फिर से वापस अपनी पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर जबरदस्त हौसले बुलंद हैं हमारे जांबाज जवानों के।
और एयरफोर्स चीफ के बाद आर्मी चीफ आज लद्दाख पहुंचे हैं। एलएसी पर तनाव बरकरार है। भारतीय सेना के घातक कमांडोज, आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन असल में चीन के डर की वजह कुछ और है। 15 जून की रात भारत के सैनिकों ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, चीन उसे भूल नहीं पा रहा है। 15 जून को एलएसी पर चीन का कमांडर भारतीय सैनिकों के हाथों मारा गया। 15 जून को क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जून की रात एलएसी पर भारत से ज्यादा नुकसान चाइनीज सेना को हुआ था। आज इसका एक एक सबूत आपको दिखाएंगे। जो चीन अब तक अपनी जवानों की मौत की बात पर खामोश था, कैसे अब वही चीन मानने लगा कि उसका कमांडिंग अफसर मारा गया। पंद्रह जून की रात भारतीय जवानों ने चीन के कितने सैनिक मारे, एलएसी से चीन ने कितने जवानों की डेड बॉडी उठाई। 15 जून की रात कैसे चाइनीज सैनिकों की एक एक हिमाकत का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज इंडिया टीवी इन्हीं सवालों पर अनसेंसर्ड रिपोर्ट आप तक लेकर आया है। 15 जून की रात चीनी साजिश का एक एक पन्ना खोलेंगे और बताएंगे कैसे 15 जून की रात भारत की जवाबी कार्रवाई में चाइनीज कमांडिंग अफसर ढेर कर दिया गया। कैसे एलएसी पर चाइनीज सेना दर्जनों स्ट्रेचर लेकर अपने सैनिकों की लाश बटोर रही थी। उस रात भारतीय सेना ने कितने चाइनीज सैनिकों की डेड बॉडी चाइना को सौंपी। कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना के एक एक निशान को भारतीय सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन क्यों कब्जा करना चाह रहा था। 15 जून की रात 9 बजे कर्नल संतोष बाबू अपने 40 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे थे। उससे पहले ही चीनी सैनिक गलवान नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर भारतीय सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। PP-14 से दाहिनी ओर एक रिज पर भी चाइनीज सैनिक पोजीशन लेकर भारतीय जवानों पर हमले की तैयारी में थे और जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे चीनी सैनिकों की पत्थरबाजी में कर्नल संतोष बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा। वो गलवान नदी में गिर गए। फिर चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर चारों ओर से हमले शुरू कर दिए। ये टकराव 45 मिनट तक चलता रहा। चीन की ओर से 350 से ज्यादा सैनिक हमला कर रहे थे। अपने कमांडिंग अफसर के घायल होने के बाद भारतीय जवानों ने मजबूती से जवाब देना शुरू किया। चीन के 4 सैनिक पर एक एक हिंदुस्तानी सैनिक भारी पड़ने लगा। इसी दौरान भारतीय जवानों ने चीन के कमांडिंग अफसर को भी ढेर कर दिया। हालांकि इस गुत्थम गुत्थी में दोनों ओर के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए, लेकिन सवाल है, अगर चीन के कमांडिंग अफसर के साथ उसके कई जवान मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने खुद चीन के कमांडिंग अफसर के मारे जाने की बात कबूल की थी। सोर्सेस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 प्रेजेंटेशन दी गई। एक प्रेजेंटेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी, जिसमें मैप दिखाते हुए उनको ये बताया कि दरअसल इस समय चाइनीज पीएलए कहां पर है और उनकी क्लेम लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कितना अंतर है। इसके साथ साथ साफ तौर पर उनको बताया गया कि दरअसल चाइनीज पीएलए जिन जिन पोजीशंस पर है वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट क्या है। वहीं बता दें कि एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी कि जब उनकी 17 तारीख को चाइनीज काउंटर पार्ट से बातचीत हुई तो उस दौरान चाइनीज काउंटर पार्ट ने ये कहा कि उनके एक कमांडिंग ऑफिसर की भी इसमें मौत हुई है। दरअसल इसके साथ साथ कैजुअलिटी फिगर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, वही फिगर जो कि चाइनीज काउंटर पार्ट ने एस जयशंकर को बताया था। 16 जून की सुबह हुई तो हिंदुस्तानी जवानों ने चीनी सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। तादाद में ज्यादा होने के बाद भी और भारतीय जवानों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के बाद भी चीनी सेना का दम टूट गया। सुबह चाइनीज सेना के 17 जवानों की लाशें भारतीय सेना ने चीन को सौंपी। मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि एलएसी पर चाइनीज सेना अपने जवानों की डेड बॉडी ले जाने के लिए 40 से ज्यादा स्ट्रेचर लेकर आई थी। एंगेजमेंट टॉक्स पे ये तय होने के बाद भी कि चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हट जाएंगे, वो नहीं हटे। उन्होंने अपने टेंट्स
बंकर्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को वैसे ही रखा और साथ में उनका कॉन्वॉय भी ठीक उसी पोजीशन पर था। यही वजह है कि भारतीय सेना ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और चाइनीज पीएलए अग्रेसिव वायलेंस करने लगा। ये बताना जरूरी है कि अगर गलवान के इस इलाके में चाइनीज पीएलए अपनी परमानेंट पोजीशन पे रहता है तो आसानी से श्योक नदी और उसके साथ साथ डीएसडीबीओ रोड, जो कि 255 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक रोड है, उसको डोमिनेट कर सकता है। और यही वजह है कि भारत किसी भी हालत में अप्रैल 2020 के स्टेटस को मनवाते हुए चाइनीज पीएलए को पीछे करना चाहता है और यही इस विवाद का कारण भी बना। चीन के नापाक साजिश की परतें भी खुल गई। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर क्यों कब्जा करना चाहता था, अब इसे समझिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ठीक पास जहां चीन ने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया था, वहां से पूरे गलवान घाटी की निगरानी आसानी से की जा सकती थी। भारतीय सेना इस घाटी में क्या कर रही है, उसकी कितनी गाड़ियां तैनात हैं, भारतीय कैंप में क्या चल रहा है, भारत अपनी सीमा में क्या बना रहा है, चीन इन सब चीजों पर नजर रख सकता था। इसके अलावा चीन की कोशिश थी डीएसडीबीओ रोड यानी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की निगरानी की, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी मायने रखती है। हाल ही में 256 किलोमीटर की सड़क को भारत ने लेसी तक तैयार किया है और चीन के भड़कने की सबसे बड़ी वजह यही सड़क है। आपको बता दें कि 1962 के बाद से ही लगातार टेंशन बना रहा था, लेकिन कभी भी इतना टेंशन नहीं हुआ जो आज हालात बन गए हैं, क्योंकि भारत ने उस वक्त जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं किया था एलएसी के पास, क्योंकि उनको लगता था, उस दौरान जो सरकारें थी उनको लगता था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो सकता है कि दुश्मन उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन आपको बताएं कि धीरे धीरे उसमें बदलाव किया गया, लेकिन इसमें सबसे जो कह सकते हैं कि ड्रास्टिक चेंज जो हुआ स्ट्रेटेजी में, वो हुआ पिछले 5 से 6 साल में। और यही वजह है कि आज चीन टेंशन में है। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को यह देखने की जिम्मेवारी मिली थी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चाइनीज सेना अपना कैंप समेट कर वापस गई है या नहीं। 15 जून को ही शाम 7 बजे एक टीम के साथ संतोष बाबू उस पोस्ट को देखने पहुंचे जो भारतीय सीमा में चीन ने लगाई थी। वहां पहुंचते ही भारतीय सेना को पता चल गया था कि चाइनीज सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। कर्नल संतोष बाबू ने बातचीत शुरू की और चाइनीज सैनिकों से विवादित पोस्ट को दोबारा खड़ा करने का कारण पूछा। तभी चीनी सेना के एक जवान ने संतोष बाबू को पीछे से धक्का दे दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिए जाने पर फौरन रिएक्ट किया। फिर तो जवानों ने वहां से चीन के एक निशान को मिटा डाला। चीनी कैंप तबाह कर दिए गए। इसके बाद चीनी सैनिक चारों ओर से टूट पड़े। कर्नल संतोष बाबू ने जख्मी सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया। पोस्ट से और जवानों को भेजने की मांग की गई। चीन की गुस्ताखी के बाद भारत ने जब सीमा पर कड़ा एक्शन लेना शुरू किया तो उसके होश ठिकाने आए। अब चीन फिर से बातचीत से विवाद सुलझाने की बातें दोहरा रहा है। एलएसी पर भारत के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। दुश्मन की एक एक हरकत उनकी नजर में है। भारत की सेना टैंक और तोप लेकर तैयार है। एलएसी पर चीन बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने सेना को पूरी आजादी दे दी है। इस बार पहले गोली चलेगी, फिर बोली और बातचीत होगी। दरअसल भारतीय सेना के द्वारा साफ तौर पे चाइनीज पीएलए को इस बात को भी कहा गया कि अगर अप्रैल 2020 का स्टेटस को नहीं मानते तो किसी भी तरीके से कोई भी एग्रीमेंट 1996 से लेकर 2005 तक का वो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत इस समय अग्रेसिव तरीके से चाइनीज पीएलए को बताना चाहता है कि वो अपनी जगह वापस चले जाए। गलवान के बलवानों की शौर्य गाथा आपने देखी। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्रैगन की डरपोक आर्मी की हकीकत।